एल मैंचो, जिस पर 136 करोड़ रुपए का इनाम था, वो लोगों को मारकर पुल से लटका देता था। अगर दुश्मनी हो जाए तो उनकी लाशों को सड़कों पर बिछाकर उस पर कार चलवा देता और कोई चू तक नहीं कर पाता था। और ये जो सारी जो चीजें हो रही थी, मेक्सिको की सरकार ने सोचा कि बदला लेना है, और जिसके बाद कोहराम शुरू हो चुका है। बसें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, यहां तक कि ट्रेन यात्रा रद्द हो गई, हवाई यात्रा तक रद्द हो गई और पूरे मेक्सिको में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे थे, महज कुछ ही घंटों पहले राष्ट्रपति ने आकर राष्ट्र को संबोधन में यह कहा कि पूरे मेक्सिको में अब हालात सामान्य हैं, नॉर्मलाइज हो रही है। मेक्सिको की जो पब्लिक है वो आवाजाही कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति हैं मेक्सिको की, जो एक लेडी हैं, उनके खासम खास जो लोग थे वो ये चाहते थे कि राष्ट्रपति मेक्सिको की जमीन को छोड़कर बीच समंदर नेवी के जहाज पर चले जाएं और वहीं से ऑर्डर दें, ताकि अगर गैंग वॉर बढ़ता है, जो उनके पास आर्मी है, सोचिए गैंग वालों के पास खुद की आर्मी है जो मेक्सिको की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार बैठी थी, उनसे बचने के लिए राष्ट्रपति को मेक्सिको से निकालकर नेवी के जहाज पर भेजने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। अब इस पूरे कड़ी में जो एल मैंचो जैसे जो खास तौर पर कार्टेल के लोग हैं, कार्टेल एक अंग्रेजी शब्द है, अगर मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊं कि एक ऐसा समूह, ऐसा बिजनेस प्लान जिसमें आप कई सारे बिजनेस को एक साथ चलाने की कोशिश करते हैं। और ये जो एल मैंचो है वो ड्रग कार्टेल चलाता था। मतलब ड्रग कार्टेल में आप बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, उस पैसे से आप एक आर्मी खड़ी करते हैं, और वही आर्मी, एल मैंचो की जो आर्मी थी, उसके पास खुद का रॉकेट लॉन्चर है, टैंक है, तोप है, और यहां तक कि आरपीजी या कहें रॉकेट लॉन्चर भी है, जिससे 2015 में जब मेक्सिको की सरकार को लगा कि अब एल मैंचो को पकड़ने की बेहद जरूरत है, क्योंकि उन्होंने नाक में दम कर रखा है, जब उनकी आर्मी उन्हें पकड़ने जा रही थी, एयरफोर्स पकड़ने जा रही थी, उनकी एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर पर जमीन से आरपीजी या कहें रॉकेट लॉन्चर मारकर उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया गया। तो अब ताकत समझ रहे हैं इस शख्स की, जो आपको भोला भाला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको पकड़ने के लिए एक तरीके से ताकत की जरूरत कम पड़ी, और खास तौर पर जरूरत पड़ी दिमाग की, क्योंकि एल मैंचो की जो कमजोरी थी वो थी उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी माशुका, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। एक लड़की की वजह से कैसे दुनिया का सबसे अमीर जो ड्रग कार्टेल या के गैंगस्टर था, जो डॉन में डॉन और सबसे बड़े डॉन में से एक, जिसकी सालाना कमाई 2 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं कही जाती है, इतने रुपए कमाने वाला कहा जाता है, इतने पैसे थे इसके पास कि नोटों की गड्डियों पर सोता था। और इसके बाद भी उसने कभी भी जानबूझकर सोशल मीडिया पर अपना बढ़ा चढ़ाकर कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली, बजाय अपने लड़कों को जानबूझकर वीडियो बनाया, पैरामिलिट्री फोर्स बनाई, जो आर्मी की तर्ज पर उनके पास गॉगल्स थे, अत्याधुनिक हथियार थे, जिससे वो दूसरे गैंग या कार्टेल के लोगों को किडनैप करता, उन्हें धमकाता, डराता और कहता कि हमसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। और किस तरीके से ये गैंग काम करता है, और इस पूरी कहानी में अमेरिका ने बढ़ चढ़ के कहा कि देखिए हमने मेक्सिको वालों का साथ दिया, लेकिन जब खबरें छन कर सामने आने लगी तो यह पता लगा कि मेक्सिको के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जितने भी हथियार इस एल मैंचो के ग्रुप से मिले हैं उसमें 80% से ज्यादा अमेरिकन मेड हथियार है, और इसे अमेरिका का एक तरीके से ड्रग ट्रैफिकर कहा जाता था, क्योंकि इसने समझ लिया था दोस्ती करनी है तो अपनी सरकार से मत करो, अमीर देश के लोगों से करो, वो आपको किसी भी हालात में बचा लेंगे। अमेरिका ने बढ़ चढ़ के कहा कि हमारी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। राष्ट्रपति आकर कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने कोई मदद नहीं की है, ये हमारी आर्मी थी जिन्होंने इन्हें पकड़ा है। क्या है पर्दे के पीछे की वो कहानी, जिसे आप जानेंगे और समझेंगे कि
किस तरीके से जो अब कोकेन, ड्रग्स, जो बड़े बड़े आप नाम सुनते हैं वो बनते कैसे हैं, इसके पीछे की असली कहानी क्या है, और मेक्सिको में ही क्यों ये ड्रग्स इतनी आसानी से बनता और बिकता है, और अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसके पास ताकतवर सबसे आर्मी है, बावजूद उसके वो ये इन कार्टल्स का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही है, क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, अंत तक बने रहेगा। बहुत ज्यादा आपको रोचक और इंफॉर्मेटिव लगने वाली है वीडियो। तो एक ऐसा शख्स जो लोगों की लाशें बिछा देता था जो उसे पसंद नहीं आता। एक छोटा सा पुराना वीडियो देखिए। यहाँ पर आपको पीछे एक आर्मी जैसे कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे। ये दरअसल जो एल मेंचो है उसी के लड़के हैं, उसी के लड़ाके हैं, और सामने एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा है। तो सोचिए, उसके इन्होंने कपड़े उतरवाए हैं हुए हैं क्योंकि इनके बॉस का आदेश है। तो ये जो एल मेंचो है ये अपनी आर्मी से इस हद तक काम करवाता, अगर इसे कोई शख्स पसंद नहीं आता, कोई इसके ग्रुप में, इसके कार्टल में सेंध मारने की कोशिश करता, तो ये उनका ऐसा हश्र करता कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें। लेकिन यही पावरफुल शख्स, यही ड्रग माफिया एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में पकड़ा गया। सबसे पहले आपको जानना होगा किस तरह से जो पुलिस है उसने इसको पकड़ने के लिए, जो आर्मी है उसको पकड़ने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया। देखिए, जो ये एल मेंचो है ये जानता था कि जो पुलिस है वो डिजिटली ट्रैक कर सकती है, फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, किसी भी तरीके से अगर ये डिजिटली एक्टिव रहेगा तो आज ना कल ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसने काम भी कुछ ऐसे ही किए हैं। अब इसके लिए पुलिस वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। जो टीम थी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो भी परेशान थी कि आखिर इसको पकड़ा तो पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि अक्सर ये अपने जो इसे जिस तरह से छुपा रहता था, जो भी इसने सीक्रेट जगह बना रखी थी वहाँ पर छुपा रहता था, और बाहर कोई निकलते थे तो इसकी आर्मी के लड़के निकलते थे। अब ऐसे में समस्या पैदा होने लगी कि आखिर इसको कैसे पकड़ा जाए। तो पुलिस ने एक थ्योरी बनाई। उन्होंने समझा कि किसी शख्स को अगर हमें डायरेक्ट पकड़ना है तो हो सकता है उस तक हम डायरेक्ट ना पहुंच पाएं, लेकिन उसके जो बेहद करीबी लोग हैं क्यों ना उनको ट्रैक करना शुरू किया जाए, क्यों ना उनको ट्रेस करना शुरू किया जाए। इसी सिलसिले में एल मेंचो के कौन कौन से लोग बेहद ख़ास हैं, उसके दोस्त कौन है, क्या वो किसी लड़की से मिलता है, उसके परिवार में कौन है, क्या कोई ऐसा रिलेटिव है जो आज भी उससे कनेक्टेड है, हर एक चीज़ की डिटेलिंग बनाई गई, हर एक चीज़ का पोर्टफोलियो तैयार किया गया। अब ये सब चीज़ें जानने के बाद पुलिस को समझ में आया कि जो लड़की है वो एल मेंचो से अक्सर मिलती है, और ये चीज़ें आ रही कि शायद ये रिलेशनशिप में है। अब ये सब पक्का करने के लिए पुलिस ने सबसे पहले वो जो लड़की है उसके बारे में पता लगाया, उसकी जानकारी निकाली, तो पता लगा ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एल मेंचो की गर्लफ्रेंड है, और इसे भी एल मेंचो ने दुनिया से छुपा रखा है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है, और वो लड़की यानी वो गर्लफ्रेंड सीधी सादी जो लाइफ है वो जी रही है। पुलिस ने अब, क्योंकि एल मेंचो डिजिटली कहीं पर मौजूद नहीं था लेकिन वो लड़की ज़रूर थी, तो ऐसे में पुलिस ने उसके नंबर्स को ट्रेस करना शुरू किया, उसके मैसेजेस पर नज़र रखना शुरू किया, और उस लड़की पर नज़र रखना शुरू किया। कई दिन बीतते चले गए, लेकिन तब पुलिस को एक लीड मिली मैसेज के जरिए कि शायद ये दोनों मिलने का प्लान बना रहे हैं। पुलिस को ये इनपुट मिला, उन्हें समझ में आया कि एक पहाड़ी का एरिया है जहाँ पर इनका कार्टेल चलता है, जहाँ पर बाकायदा इनका ग्रुप बैठता है और वहाँ पर इस तरह की सारी चीज़ें बनती हैं। तो पुलिस को समझ में आया, वो लोकेशन पुलिस ने ट्रेस किया और उन्हें ये पता लग गया कि लड़की मिलने जा रही है। लेकिन अब लड़की मिलने जा रही है तो सीधे जाकर पुलिस भी अटैक नहीं कर सकती थी, फायरिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसे में किसी निर्दोष की भी जान जा सकती थी। हो सकता है पुलिस की ये चाल उल्टी पड़ जाती, पुलिस जो टारगेट करना चाह रही है वैसा हो ही नहीं पाता। इसीलिए जब लड़की इसको मिलने जाती है, वहाँ पर एक लड़की ये अपनी गर्लफ्रेंड को पहाड़ी नुमा एक जगह है वहाँ पर काफ़ी आगे जाकर वहाँ लेकर जाता है, तो ऐसे में जो टीम थी जो इसे पकड़ने आई थी वो धाक लगाकर बैठी रहती है, हर जगह बस ये देखना चाह रही थी कैसे भी करके हमें ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर इस लड़की के साथ एल मेंचो ही है। कुछ समय बाद जब लड़की वहाँ उसके साथ मौजूद रहती है, जो पुलिस की टीम थी, जो लोग बाकी लोग गए थे, पूरी टीम है, एक एक करके आगे बढ़ते और इन्हें कंफर्म होता है कि एक कैबिन बना हुआ है, वहाँ पर ये लड़की और एल मेंचो इनको दिखते हैं। पर ऐसे में उस लड़की का वहाँ से जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पुलिस ने ये जो चाल चली थी उस लड़की को बता के नहीं चली थी, चोरी छुपे पूरी चाल चल रही थी। उस लड़की को पता भी नहीं था कि उसके पीठ पीछे जो पुलिस वाले हैं वो उसको फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इन दोनों की मीटिंग होती है, एल मेंचो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, और गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद जब ये दोनों समय बिता लेते, सोचिए अगर 1-2 घंटे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हुए हैं तो उतनी देर वो टीम जो इसे पकड़ने आई है वो भी वहाँ पर इंतज़ार कर रही है, वो भी वेट कर रही है कि जब ये लड़की जाएगी तब हम अटैक करेंगे। और फिर होता भी यही है, वो लड़की वहाँ से जैसे निकलती है, वो कैबिन को पार कर कुछ आगे बढ़ती है, फ़ौरन जो टीम गई हुई थी वो उसको घेर लेती है, और घेरने के बाद पकड़ने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे में ये जो ड्रग माफिया है, जो एल मेंचो है, वो टीम पर गोली चलाने की कोशिश करता है, उनको मारने की कोशिश करता है, और ऐसे ही इसी आपाधापी में
इस पर भी अटैक किया जाता है और इसे गोली लग जाती है। इसके बाद इसे प्लेन के ज़रिए सीधे तौर पर मेक्सिको सिटी में ले जाया जा रहा था, लेकिन उस बीच रास्ते में, यूँ समझिए हवा के बीचों बीच में ही इसकी मौत हो जाती है। और इस तरीके से पूरा वाक़या फिर सामने आता है कि मेक्सिको सिटी में आग लगी हुई है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। तो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा ड्रग माफिया जो अपने आप को बाहुबली कहता, जो अपने आप को ताकतवर समझता था, वो एक लड़की के चक्कर में पकड़ा गया। उसे पता भी नहीं चल रहा था, उसे समझ भी नहीं आया, क्योंकि जो टीम थी उन्हें समझ में आया, जो इसको पकड़ने आए थे वो जब समझ गए थे कि ताकत से कुछ नहीं होगा, इसे पकड़ना है तो दिमाग लगाना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लगभग 20 साल का एल मेंचो है, जिसने सोचा कि क्यों ना मेक्सिको में बैठकर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में आपका नाम हो जाए। इस लड़के ने सोचिए पूरे मेक्सिको को हिलाकर रख दिया, वहाँ की मिलिट्री को हिलाकर रख दिया, और अब इसी की वजह से वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अगर आप तस्वीर देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को की पुलिस ने जारी की थी, और 1986 की तस्वीर बताई जा रही है, और नीले रंग की हुडी में ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये 20 साल का एल मेंचो है, मध्यम परिवार का एक लड़का, जिसके परिवार के लोग एवोकाडो की खेती करते हैं। लेकिन इसके मन के जो सपने थे वो काफ़ी बड़े थे, क्योंकि इसे जाना था अमेरिका। इसने सोच लिया था कि अमेरिका जाकर ये बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसे कमाएगा और अपने परिवार का साथ देगा। और इसी तरीके से, इलीगल तरीके से ये बॉर्डर पार करके अमेरिका पहुंच भी जाता है। यहाँ पहुंचता है सैन फ्रांसिस्को, और वहाँ जाने के बाद लगातार ये कोशिश करता है कि इसे कोई ऐसा काम मिल सके, लेकिन इसके दिमाग का खेल आप समझिए कि ये पड़ जाता है कोकीन के बिजनेस में। वहाँ जाकर ये कोकीन बेचने का काम करता है, और इसी सिलसिले में ये 1986 में पहली बार गिरफ्तार किया जाता है सैन फ्रांसिस्को की पुलिस के द्वारा। और तभी की ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें इसका चेहरा काफ़ी मासूम लग रहा है, बाल घुंघराले लग रहे हैं। और जब ये खबर सामने आई थी, उस वक्त जब इसकी डिटेलिंग निकाली गई थी, तो पुलिस ने भी कहा था कि सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर ये अपना जीवन बिताता है। जिस तरह से कोकीन ड्रग्स वगैरह वहाँ बेच रहा था, तो इसके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये लीगल तरीके से गया था, इसके पास कोई ठिकाना था नहीं, तो ऐसे में सड़कों पर अपना जीवन बिताया करता था। अब ये चीज़ें हो जाने के बाद आते हैं 1992, यानी कि उसके बाद ये छूटता है। 1992 में फिर से 2 बार अरेस्ट किया जाता है, सेम उसी ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में। ये किसी शख्स को ड्रग बेच रहा था, और इसीलिए जो एक्टिव मुखबिर थे पुलिस वालों के, वो इनपुट देते हैं, और फिर से ये पकड़ा जाता है। अब जब इस पर लगातार ये सारी चीज़ें हुई, तब वहाँ से उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है वापस इसके देश, यानी कि मेक्सिको। अब इसे मेक्सिको भेज दिया जाता है। अब इसे समझ नहीं आता करे क्या, लेकिन जब ये जिस वक्त अमेरिका में जेल में मौजूद था, तब इसने एक ऐसी चीज़ सीख ली, इसे समझ में आ गया कि जो ये ड्रग का मॉड्यूल होता है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है, ड्रग्स की खेती की जाती है, कैसे कार्टेल बनते हैं, कैसे कैसे माफिया बना जाता है, इसने हर एक चीज़ की बारीकी जेल में सीख ली। सोचे गया ये जेल था, लेकिन उसके लिए जेल ने स्कूल का काम कर दिया, और ये हर एक पैंतरा, हर एक बड़े माफिया से मिल के आया, इसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन गए, और इसी का फ़ायदा इसने मेक्सिको में आकर उठाया। वहाँ पर आने के बाद जब इसने अपने परिवार को देखा, बाकी सारी चीज़ें देखी, तो इसे लगा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा कर दूं जो वहाँ पर मैंने जेल में जो भी चीज़ें सोची। अब आप विडंबना देखिए कि जो शख्स अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को जेल में बंद था, जब उसे वापस मेक्सिको भेजा जाता है, तब ये अपने ही देश की एक स्थानीय पुलिस में अधिकारी बन जाता है, और फिर वहाँ से लूप होल पकड़कर ये एक ऐसा नेक्सस चलाता है, एक ऐसा मॉड्यूल बनाता है। सोचिए कब की बात है, 1986 में अरेस्ट हुआ था, आज 2026 है। इसके नेक्सस की धाक मेक्सिको में आज भी बोल रही है, जिसकी वजह से इस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो एक लड़का जो अब मेक्सिको में आकर पुलिस अधिकारी बन गया है, उसने वहाँ पर मेक्सिको में सबसे बड़े ड्रग माफिया, यूँ कहें गुरु, जो एल चापो है, उसके ग्रुप में जाकर, उसके ग्रुप का रिसर्च कर कर हर एक पैंतरा और भी ज़्यादा सीख लिया। सोचिए मेक्सिको में सिनोला कार्टेल जो बोला जाता है, सबसे बड़ा कार्टेल बोला जाता है, जिसका जो ड्रग माफिया था वो एल चापो था, बेहद मशहूर, बेहद बड़ा माफिया, उसके अंदर तक ये पहुंचा। वहाँ तक इसने सेंध मारी, डायरेक्टली उनसे सीखा, उस आदमी से सीखा किस तरह से ग्रुप्स चलाने हैं, कैसे कार्टेल बनाए जाते हैं, और मेक्सिको में कैसे ये जो ड्रग्स है उसकी ट्रैफिकिंग होती है विदेशों तक। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद इसने सोचा कि मैं चेला बनकर नहीं रह सकता, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, मेरा जन्म तो बॉस बनने के लिए हुआ है। और इसीलिए इसने अपना एक ग्रुप बनाया, CJNG, यानी कि जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। अगर आप इसका मतलब समझेंगे तो जेलिस्को जो है वो मेक्सिको में एक राज्य है, वहाँ की जगह है, और न्यू जनरेशन से समझ में आ रहा है कि नई पीढ़ी की बात हो रही है। और कार्टेल का मतलब कोई भी ऐसा आपराधिक ग्रुप जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया हो, जिससे वो आपराधिक कामों को अंजाम
देते हूँ। तो साल था 2010 और CJNG का उद्घाटन कर दिया गया, एक कार्टेल ग्रुप बना दिया गया और जिसका लीडर बना एल मेंचो। अब अक्सर जो ड्रग माफिया थे वो पुलिस के साथ आप यूँ समझिए सेटिंग करके रखते थे, उनको पैसे दे दिया करते थे कभी जब पकड़े जाते। लेकिन इन सब में घमंड था कि ये नई पीढ़ी के बॉस हैं, नई पीढ़ी के ड्रग कार्टेल चलाने वाले एक समूह है और इन्होंने सोचा कि अगर हमसे कोई पुलिस वाला टकराएगा तो हम सीधे उसे गोली मार देंगे, उसके सीने में गोली मार देंगे, उसकी आंखों में आंखें देखकर उसे उसका सीना गोलियों से छलनी कर देंगे। और इनके ग्रुप्स ने किया भी ये सब, जैसा हमने आपको बताया, जो वीडियोस आपने देखे किस तरह से इसने अपने समूह में कोई ड्रग कार्टेल चलाने वाले लड़के नहीं भर्ती किए, इसने लड़ाके भर्ती किए। यानी कि आपको फायरिंग आनी चाहिए, आपको लड़ना आना चाहिए, आपको दूसरों को मारना आना चाहिए, आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए जब आप किसी पर बंदूक रखें या किसी का गला काटें। तो इसकी जो आर्मी थी वो इस बेसिस पे तैयार की गई थी कि वो किसी को मारने से डरे नहीं, बिल्कुल निडर हो। और इसी का ये जीता जागता आप एग्जाम्पल देखिए किस तरह से इसकी आर्मी जो है वो सड़कों पर एक तरह से हाहाकार मचा रही है, ललकार रही है। साथ ही एक और वीडियो जो हमने आपको दिखाया जहां पर पीछे आर्मी खड़ी है, एक शख्स को इन्होंने आगे बैठा रखा है, उसके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, उसे मारा गया है। तो इसलिए ये जो ग्रुप था ये सब बाकी ग्रुप से बिल्कुल हटके हो गया क्योंकि ये पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते थे। अब पुराने का उस वक्त हुआ ये था कि कई सारे जो कार्टेल्स थे उनमें आपस में लेकर काफ़ी लड़ाई चल रही थी अपने वर्चस्व को लेकर, और इसीलिए बहुत आसान हो गया CJNG यानी कि एल मेंचो के ग्रुप के लिए अपना नया ग्रुप स्थापित करने के लिए, क्योंकि कई सारे ग्रुप जो थे वो टूट फूट रहे थे, सब में जो कुछ लड़के इधर से निकल कर आए, कुछ ने वो ग्रुप छोड़ दिया। तो ऐसे में इसको ये सबसे सही आइडिया लगा कि उन्हीं लड़कों को इसने भर्ती कर लिया और उसमें इसने ये चीज़ें सिखाई कि आपको हर किसी से लड़ना कैसे है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसने लड़ाकू यूनिट बनाई तो बाकायदा ये उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया करता था। अब इसने सबसे पहले जो अपना ग्रुप बनाया CJNG, ये अचानक से इतना बड़ा क्यों है? देखिए, एक तो किसी से डरते नहीं थे, ये गोली मारने से नहीं चूकते थे, किसी को मर्डर करने से नहीं चूकते थे। इसके अलावा जो केमिकलाइज्ड ड्रग्स होते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स जो होते हैं, इससे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। इसके अलावा इनको, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनकी विंग थी पूरी आर्मी की तरीके से काम कर रही थी। इसके अलावा इस लड़के ने, ये जो एल मेंचो था, इसने सोचा कि बड़ी बड़ी जगह पकड़ने से अच्छा है सबसे पहले हम छोटे छोटे क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना लें, यानी कि जड़ से शुरुआत करते करते हम एक दिन विदेशों तक भी पहुंच जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, जब इसने अंदरूनी घरों को पकड़ा उसके बाद सीधे तौर पर इसके तार जो हैं विदेशों से जुड़ गए और अब जो ये घर घर में सप्लाई कर रहा था डायरेक्टली, ये बड़े बड़े देशों में अपना ड्रग ट्रैफिकिंग का जो धंधा है वो करने लग गया। अब 2010 से लगातार जब ये पूरा फैलता चला गया, कई लोग इसके दुश्मन भी बनते चले गए, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। समझ गया था कि आने वाले वक्त में राज सिर्फ इसका होगा, ये बादशाह होगा। और मेक्सिको सिटी, यहाँ तक कि इसने सोच लिया था कि एक दिन मेक्सिको सिटी को बैठकर ये चला रहा होगा, ये लीडर होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो जन्म था वो मध्यम परिवार में हुआ था, खेती का काम करते थे, जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसकी हमेशा से यही तड़प थी कि इसको पैसे वाला बनना है और इसीलिए इसने अमेरिका का दौरा भी किया था जब एक पकड़ा गया उसके बाद भी। और जब ये ड्रग माफिया बन गया उसके बाद भी ये दोबारा से अमेरिका गया था डील वगैरह करने के लिए। और जैसा हमने आपको बताया कि जेल में जाके इसने सारी चीज़ें सीखी, तो वो सारी चीज़ें इसने आकर यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो जब ये ग्रुप या कार्टेल इतना बड़ा होता चला गया तो इनकी कमाई भी बढ़ती चली गई। अगर सालाना कमाई की बात करें तो 8 से 20 अरब डॉलर, यानी कि भारतीय रुपए में अगर आप बात करोगे तो 65,000 करोड़ से लेकर लगभग 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष इनकी कमाई होने लगी। और ये कमाई कैसे हुई? जैसे मैंने आपको बताया, केमिकलाइज जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं उससे इन्हें मिला। अमेरिका एक तरीके से इनका हब बन गया, वहाँ पर ये ट्रैफिकिंग करने लगे, कई सारे और इलीगल बिजनेस चलाना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ अमेरिका, आसपास के जितने भी देश हैं उन्हें भी ये लोग कवर करने लगे, वहाँ तक भी ड्रग ट्रैफिकिंग करने लगे। और इसीलिए हुआ ऐसा कि एक टाइम पर इनके पास कई सारे ऑर्डर्स आते और कई सारे एरिया को ये लोग कवर करने लगे थे। अगर मैं जिस तरह से मैक्सिको में रह रहे थे, जहाँ पर ये काम कर रहे थे, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी पैड बना ली थी, जिसमें इनका जो मेन बेस था वो जलिस्को था, क्योंकि इनके ग्रुप का नाम है। इसके अलावा मिचोआकान था, गुहानाहु आतो था, कोलिमा था, वेराक्रूज था और ज़ाकाटेकास था। ये वो जगह थी जहाँ पर इनके मेन बेस थे, जहाँ पर ये अपने काम किया करते थे और इनकी जड़ें यहाँ पर बहुत मौजूद थी। और लगातार ये अपने पैर पसारे जा रहे थे, लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और कहीं ना कहीं किसी की आंखों में ये खटक भी रहे थे। एक तो इनका काम जिस तरीके से चल रहा था, जैसे दूसरे लोगों को मार रहे थे, क्या जिस तरह से मैंने आपको 2 ग्रुप्स के बारे में बताया कि एक ड्रग माफिया ये था कि वो अपना
काम करते थे, लेकिन पुलिस वालों से उलझते नहीं थे, उनको मारते पीटते नहीं थे। लेकिन इसने साफ तौर पे आप यूँ समझिए दबंगई दिखाई, पुलिस वालों को भी मारा। और जैसा शुरुआत में दीपक ने बताया कि जब मिलिट्री के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन पर भी एक तरह से जो इसके पास लॉन्चर था उसको इसने दाग दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। तो ये इस तरह से लोगों की आंखों में चढ़ गया और अब इनको पता लग गया था कि कुछ भी करके इस आदमी को घुटनों पर लाना है। मेक्सिको को दिखाना है कि अगर आप इस तरह से कोई इलीगल धंधा कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, उनकी लाशें पुल से लटकवा रहे हैं, उनकी डेड बॉडीज़ पर कार चलवा रहे हैं, तो आपका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एक ऑपरेशन चलाया गया और इसको मौत के घाट उतारा गया। अब आप आगे समझिए किस तरह से जो कार्टेल हैं ये मेक्सिको में मजबूत होते चले गए और कैसे जो मेक्सिको है वो ड्रग माफिया पैदा करने वाला एक देश बन गया। देखिए, इस पूरे कड़ी में अगर आपने ज्योग्राफी में मैप देखा हो अमेरिका और मेक्सिको का कैसा दिखता है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि अमेरिका की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है ये मेक्सिको देश। अब मेक्सिको देश और अमेरिका की कहानी एक ये भी है कि एक बार दोनों में जमकर लड़ाई होती है और अमेरिका जबरन मेक्सिको के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लेता है। और इसलिए कहा जाता है कि सीमावर्ती जो इलाके हैं अमेरिका और मेक्सिको में, उन लोगों की जो एक संस्कृति है बहुत ज़्यादा सामान्य है, एक जैसी बोली भी है और इसे बहुत साल पहले की बात कही गई थी। लेकिन 1920 के दौर में होता क्या है कि अमेरिका को लगता है कि जो उसकी यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा गांजा और ड्रग्स में लिप्त हो चुके हैं और ऐसे में उन्हें बहुत सारे ऐसे काम करने की ज़रूरत है कि उनका जो यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, वो खराब ना हो। और इसलिए 1920s में 1920 के दौर में अमेरिका फुल्ली प्रतिबंध कर देता है कि किसी भी तरीके की कोई भी गांजे या ओपियम की खेती उनके देश में नहीं की जाएगी। अब उस दौर में और आज के दौर में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ओपियम के ज़रिए बनती हैं, मैरिजुआना के ज़रिए बनती हैं। तो उसकी लीगल खेती के लिए ये जो बड़े बड़े जो दवाइयों वाली जो फैक्ट्रियाँ थी वो कहाँ जाएंगी। ऐसे में उन्होंने रुख किया अमेरिका से लगते मेक्सिको का, क्योंकि जो मौसम चाहिए गांजे को उगने के लिए, ओपियम को उगने के लिए, उसमें मेक्सिको की जो टेम्परेचर है उस देश का वो सबसे बेस्ट था। अब यहाँ पर जो भी, क्योंकि लोग आदी हो चुके थे ड्रग्स और बाकी चीज़ों के, अब यहाँ से हो ये रहा था कि मेक्सिको में खेती होती थी, वहाँ से जो ड्रग्स का आदान प्रदान अमेरिका तक हुआ करता था 1920 के दौर में। अब जैसे जैसे शक्ति और बढ़ती गई, कहा गया कि अरे कोई किसी तरीके की कोई भी नशा वाली जो चीज़ है वो अमेरिका में नहीं उगाई जाएगी। कुछ पल के लिए तो दारू की भी बंद कर दिया गया था। अब सोचिए हमारे देश में जिस तरीके से शराबबंदी हुई थी बिहार में, तो आपने देखे होंगे कि किस किस तरीकों से बिहार के अंदर दारू को पकड़ा जा रहा है, गाड़ियों के अंदर, दूध के टैंकरों के अंदर। अब सोचिए कि मेक्सिको में जो ड्रग्स उस वक्त दौर में किस तरीके से अमेरिका को सप्लाई किए जा रहे थे, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट था ड्रग्स का। उसके आसपास तमाम बड़े बड़े शहर थे, लॉस एंजलिस जो हॉलीवुड भी कहा जाता है उसके वो शहर था, सैन फ्रांसिस्को था। तो उस तक मेक्सिको की ड्रग लॉर्ड्स की अच्छे से पहुंच थी और यहां से पहली बार जो पैसे का, डॉलर्स का जो मजा था ड्रग लॉर्ड्स ने उसे चखा। फिर दौर आता है दूसरे विश्व युद्ध का। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो जो जवान या जो सैनिक घायल हो रहे थे, गोली लग जा रही थी, उन्हें मॉर्फिन दिया जा रहा था ताकि जो दर्द को सुन किया जा सके, या कहें पेन किलर के तौर पर। तो जो मॉर्फिन और तमाम जो दवाइयाँ थी उसे बनाने के लिए भी तो खेती करने की जरूरत पड़ेगी। तो खेती आप अमेरिका में कर नहीं सकते, तो अमेरिकी बिजनेसमैन ने क्या किया, मैक्सिको में जाकर आप खेती करवाई, अमेरिका का पैसा लगा और वहाँ पर जमकर खेती हुई। वहाँ पर उस जो चीज़ें बन रही थी, ओपियम या मैरिजुआना, तमाम जो अलग अलग जो केमिकल्स थे उसे जो बनाया जा रहा था, उत्पादन हो रहा था। तो वहीं पर एक छोटी फैक्ट्री कर उसे एक प्रोडक्ट बनाकर, टैबलेट बनाकर अमेरिका लेके आया जाता था। फिर अमेरिका से लंदन या जहां पर उनके सैनिक लड़ रहे हैं वहां पर भेजा जा रहा था। अब जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब उसके बाद इन दवाइयों की जरूरत कम होने लगी। अब जो सेटअप था, खेती हो रही थी, वहां पे फैक्ट्रियां लग चुकी थी, छोटे छोटे लैब बन चुके थे। अब इन लैब का क्या होगा, तो इस पर अमेरिकियों ने अब ध्यान देना
छोड़ दिया और अमेरिकियों का जो पैसा सेटअप लगा था उस चीज को छोड़कर वो अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। लेकिन मेक्सिको में जो ड्रग लॉर्ड्स थे उन्होंने देखा कि हम पहले सिर्फ खेती करते थे और सिर्फ गांजे को प्लास्टिक में भरकर अमेरिका भेज रहे थे, अब तो हमारे पास फैक्ट्रियां हैं जहां पर हम बड़े आसानी से ड्रग्स बना सकते हैं। और उन फैक्ट्रियों पर उन्होंने जबरन कब्जा किया, वहां से ड्रग्स बनाए और सीधे तौर पर एक के बाद एक कर अमेरिका में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। पैब्लो एस्कोबार, एल चापो, ये तमाम जो बड़े बड़े नाम है कोलंबो से लेकर मेक्सिको तक, हर किसी का यहां पर पैसा लगा हुआ था, लैब बने बनाए मिल रहे थे क्योंकि अमेरिकियों ने जमकर पैसे लुटाए थे और उसी के जरिए जो वहां पे लोग काम कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे, फिर वहां से फैक्ट्री से निकलकर ये खुद का अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे। जिस तरीके से लोग अपना दुकानें खोलते हैं, स्टार्टअप खोलते हैं, मेक्सिको में जो यंगस्टर्स थे वो ड्रग्स की खेती से जो बिजनेस था, जो पैसा था, उसे समझ रहे थे और उसे किस तरीके से मोटा मुनाफा कमाया जाए इसकी प्लानिंग बचपन से ही वो करना शुरू कर चुके थे। और इसी सिलसिले में पूरे मेक्सिको में एक तरीके से ड्रग कार्टेल इतने उभर कर सामने आया कि कहा जाता है कि एक बार माइकल जैक्सन को वहां पे शूट करने की जरूरत थी तो मेक्सिको की सरकार ने बंद कर दिया कि नहीं, हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। तब कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने उस वक्त वहां के ड्रग जो कार्टेल है उनसे दोस्ती की, उनसे पूछा कि क्या मैं शूट कर सकता हूं, आप मुझे परमिशन देंगे, आपकी सरकार तो नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा देखिए आप हमारी जिम्मेवारी, आप हमारे गेस्ट हैं, आप आइए, हम देखते हैं कि कौन आप पर हाथ लगाता है। तो ड्रग कार्टेल की इतनी औकात थी, इतनी पावर थी कि खुद उनकी सरकार भी उन लोगों से डरना शुरू कर चुकी थी। और इसीलिए ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, यहां पर 4 सबसे प्रमुख जो ड्रग कार्टेल ऑपरेशंस होते हैं। सिनोला कार्टेल, ये जो सबसे कोने में आपको नजर आ रहा होगा, ये कार्टेल इसलिए इतना अहम हो जाता है क्योंकि एल चोपो जो हाल ही में अरेस्ट हुए हैं, ये इसी का कार्टेल है। अब उनका कोई चेला चपाटा इसे चला रहा है। CJNG वाला ये जो बीच में मेक्सिको के धड़कन के आसपास जो आप देख रहे हैं, ये ग्रुप यहीं से एल मैंचो जैसे जो लोग हैं इसे चलाते थे। बाकी गल्फ कार्टेल है क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको बगल में ही है, इसलिए इसका नाम गल्फ कार्टेल रखा गया है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो समंदर के रास्ते ये बोट्स के, छोटी बोट्स के जरिए मछुआरे बनकर ड्रग्स भेजते थे, जंगलों के सहारे ये मेक्सिको से अमेरिका ड्रग्स पहुंचाते थे। और ये हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका की अपनी नीति की वजह से, अमेरिकियों के पैसों की वजह से मेक्सिको के अंदर फला फूला ये सब कुछ। और ये जो CJNG जो एल मैंचो है, इसके जो हथियार हैं, क्योंकि इसका जो मोटा बिजनेस होता था ये तमाम देशों में भी जाते था, लेकिन अमेरिका में इसका मोटा पैसा लगा होता था और वहीं से इसने बहुत सारे हथियार भी खरीदे। इसके पास जो हथियार, गाड़ी, जो इसके जवानों ने किट्स पहने हैं, हथियार रखे हैं, कोई आम हथियार नहीं है या कोई आम एक गैंगस्टर नहीं है। आप इस बात को समझिए कि एक देश की सेना से लड़ना, इतना जज्बा, इतना पैसा, इतना पावर किसी के पास नहीं होता है। उस वक्त की बात है, 9 सिपाहियों की मौत हो गई थी। और जब इस बार जो मेक्सिको ने ऑपरेशन किया है तो उनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि 25 जवान उनके एक तरीके से शहीद हो चुके हैं इस पूरे ऑपरेशन में। और ये 25 जवान कोई नॉर्मल सैनिक नहीं है, ये कमांडोज थे, एक तरीके से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिली थी कि किस तरीके से ऑपरेशन करना है। बावजूद उसके कि स्पेशल ट्रेनिंग मिलने के बावजूद भी वहां पर इतने लोग अगर मारे जाते, सोचिए, कहा जाता है कि एक कमांडो कम से कम 20-30 लोगों को तो अपने साथ निपटा ही सकता है, अगर हथियार हो तो और भी ज्यादा। अगर 25 कमांडो अगर इस दुनिया से चले जा रहे तो सोचिए कितना पावरफुल था ये एल मैंचो। और उसे निपटाने के लिए जो उनके वहां की जो सरकार है कब से कोशिश कर रही है। खुद जो मेक्सिको शहर के जो पुलिस कमिश्नर है, एल मैंचो ने सोचा कि ये कमिश्नर तुम्हें हमारी बात सुन ही नहीं रहा और उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था इन्होंने। और आज के समय में, ये बहुत पहले की बात है, एल मैंचो जिस कमिश्नर को मारना चाहते थे आज वो सरकार में मंत्री हैं। तो जो सरकार है वो एक तरीके से एल मैंचो के खिलाफ तो जरूर है। जो वहां की सेना है, जब उन पर इस तरीके से हमला हुआ था वो भी बदला लेना चाह रही थी और एल मैंचो को रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही थी। अब वहां पर पहुंचना, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बल का इस्तेमाल करके तो नहीं पहुंचा जा सकता। जब वो अपने रोमांटिक पल बिता रहा था जंगल के कैबिन में, उस लड़की का पीछा करते हुए घेर कर उस तक पहुंचा गया। और तब जाकर एल मैंचो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी जो गैंग का जो
काम करने का तरीका है, बिल्कुल जैसे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो चीज़ें काम करते हैं। अगर आप कहें कि सांप का आप एक फन काट दें तो दूसरा फन अपने आप निकल आता है, तो कार्टेल कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। एल मैंचो तो नहीं है, लेकिन उसकी सेना अभी भी है। उसके जो चेले चपाटे कहा जा रहा है कि उसका जो स्टेप सौतेला जो बेटा है अब इस कार्टेल को संभालने की जिम्मेवारी लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन जैसे जो ड्रग लॉर्ड्स को पनपने दिया गया, एक तरीके से उन्हें बढ़ने दिया गया, और सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लोगों को नशे की लत लगवाकर उनसे मोटा पैसा लेकर। करना क्या होता था, पहले ये लोग खेती कर रहे थे, खेती से जो चीज नहीं कर रही थी उसे रिफाइन कर कर लैब में बनाकर वहां बेच रहे थे। अब खेती में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, किसानों को पैसे देने पड़ते हैं। तब इन्होंने सोचा कि हम सिंथेटिक ड्रग्स बनाना शुरू करेंगे जो केमिकल से बन जाती है। उसमें आपको जमीन की नहीं, छोटे से एक लैब की जरूरत पड़ती है। उस लैब में ही आप केमिकल से दवाई बनाइए और जाके बेच दीजिए। मतलब समय और एक तरीके से जो खर्चा आधी से भी कम हो गया। अब बहुत 10 रुपए लगाकर मैं आपसे कहूं कि आप 10,000 रुपए कमा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं कमाना चाहेंगे? तो ये जो मैक्सिको में जो ड्रग्स का तरीका ही ऐसा था कि महज 10 रुपए कमा लगाकर आप 10,000 रुपए अगर कमाओ तो उस पैसे को आप करोगे क्या? जो पैब्लो एस्कोबार या जो जितने भी बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स है, कहा यह जाता था कि जब एक समय में जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई थी तो उनकी पैब्लो एस्कोबार की जो बेटी थी उन्हें ठंड लग रही थी। तब उन्होंने नोटों की गड्डियां जला दी थी, और नोटों की जो गड्डियां रात भर जली। इतने ज्यादा पैसे थे, उन्हें लगा कि मेरी बेटी को ठंड नहीं लगनी चाहिए, और करोड़ों यूएस डॉलर रात भर जलते रहे ताकि उनकी बेटी को ठंड ना लगे। ये एक प्यार था पैब्लो एस्कोबार का, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप अगर समझ चुके होंगे कि ये जो नेक्सस कैसे काम करता है, एल मैंचो लोग जैसे जो लोग क्यों पनपते हैं, और क्यों अमेरिका के नाक के नीचे, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं और अमेरिका चुप्पी साधे बैठा है। तो आप समझिए इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो CJNG तो महज एक कार्टेल था, ऐसे तमाम कार्टेल्स और हैं। उनकी बॉस को हटाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उस कार्टेल को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना ये सबसे बड़ी चीज होती है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैक्सिको चाहे तो ये जो ड्रग जो चीजें बनती हैं, सिंथेटिक बने या किसी भी तरीके से बने, इसे प्रॉपर तरीके से अमेरिका की तरह बैन क्यों नहीं कर देते? क्योंकि सबको पता है कि जो घूसखोरी होती है पुलिस से लेकर उस मैक्सिको आर्मी में और मैक्सिको सरकार के अंदर, हर किसी को मोटा कट मिलता है। और ये भी हो सकता है कि एक कार्टेल नहीं चाहता कि दूसरा कार्टेल आगे बढ़ जाए, तो सरकार के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई जाती है कि किस तरीके से इस कार्टेल को बर्बाद किया जा सके। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऑपरेशन हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी आज भी मैक्सिको में दुनिया की सबसे ताकतवर कार्टेल मौजूद है, और जिससे पूरी दुनिया डरती है। आतंकवादी तो आपने सुना होगा, ये आतंकवादी जो है या ये जो लड़ाके हैं एक तरीके से पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये पैसा लोगों को नशे की लत लगाकर मिलता है, और इसी के जरिए ये फलते फूलते हैं। तो हमें लगा कि इसके जरिए कि आपको समझाने की कोशिश करें कि मैक्सिको में ड्रग का जो ये जो सप्लाई चेन है असल में काम कैसे करता है, ये पैसे कैसे कमाते हैं, और मैक्सिको जो चीज़ें बार बार पूरी दुनिया को बताई जाती है, तो वहाँ पर असल में ड्रग्स क्यों तस्करी होती है और कहाँ से पैसे आते हैं। तो हमने कोशिश की कि छोटी सी कोशिश थी कि आपको समझाने की, लेकिन तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे फ्राइडे ओनली ऑन प्राइम तक।